नमस्ते दोस्तों। साल 1971 में यूएसए के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी पहुंचता है। उसके पास एक ब्रीफकेस था और वो एक डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट लेता है जो कि पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी। और वो टिकट लेने के बाद एक प्लेन के पीछे जाके बैठ जाता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके थोड़ी देर बाद वो आदमी अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट को देता है। उस पर्ची में चंद शब्द ही लिखे हुए थे, लेकिन वो चंद शब्द यूएसए को हिलाने के लिए काफ़ी थे। आखिरकार उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था और वो शख्स कौन था, आज 50 साल बाद भी उस शख्स का पता नहीं चल पाया। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI भी उस शख्स का पता नहीं लगा पाई। और ये घटना यूएसए के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि उस प्लेन में आखिर क्या हुआ था। दोस्तों दिन था 24 नवंबर 1971। तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 40 से 45 इयर्स का एक आदमी जो कि एक बिजनेसमैन के कपड़ों में आया था, उसके पास एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस था। वो आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर पहुंचता है और एक वन वे पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट लेता है और उसे टिकट मिलती है फ्लाइट 305 की, जो कि एक बोइंग 727 विमान था। उसने अपनी टिकट पर नाम लिखवाया था डैन कूपर। दोस्तों 24 नवंबर को यूएसए में एक हॉलीडे होता है। उस दिन को सब थैंक्स गिविंग डे के नाम से मनाते हैं और सभी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। इसलिए उस दिन को एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। कूपर अपनी टिकट लेता है और बोर्डिंग के लिए प्लेन की तरफ जाता है। उस वक्त डोमेस्टिक फ्लाइट में इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी। अगर आपको प्लेन में ट्रैवल करना है तो आपको सिर्फ टिकट ही चाहिए, आपकी कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। इसीलिए कूपर अपने ब्रीफकेस को लेकर प्लेन की लास्ट रो के सीट नंबर 18E पर बैठ जाता है। कूपर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और एक सिगरेट जलाता है और एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देता है। उसके बाद तकरीबन 2:50 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में कुल 41 लोग थे, जिनमें से 36 पैसेंजर थे, उनमें कूपर भी शामिल था और 6 लोग क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर, एक फ्लाइट इंजीनियर एंड 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थी। कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को अपने पास बुलाता है और वो पर्ची उसको दे देता है। फ्लोरेंस सोचती है कि ये बिजनेसमैन है तो ये शायद फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा और अपना नंबर दे रहा है। इसीलिए फ्लोरेंस उस चिट्ठी को पढ़े बिना अपने पर्स में उस चिट्ठी को रख लेती है। कूपर फ्लोरेंस के नजदीक जाके धीमी आवाज में कहता है, Miss, Yes, Mr. Cooper. you might want to take a look at that nose. I have a bomb. ऐसा सुनकर फ्लोरेंस थोड़ा घबरा जाती है और हड़बड़ी में चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड वांट यू टू सिट बाय मी। जरा भी टाइम वेस्ट किए फ्लोरेंस जल्दी से कूपर की साइड में जो सीट खा रही थी उस पर जाकर बैठ जाती है और मांग करती है कि कूपर अपना ब्रीफकेस खोले। कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है तो उसमें 2 पैर 4 सिलेंड्रिकल डायनामाइट्स और वो डायनामाइट्स बैटरी के साथ कनेक्ट थे और उसका जो डेटोनेटर था वो कूपर ने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर फ्लोरेंस काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन कूपर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कूपर कहता है कि उसकी कुछ डिमांड्स है, अगर एयरलाइंस उसकी डिमांड नहीं मानती है तो कूपर ये प्लेन बॉम्ब से उड़ा देगा। कूपर अपनी डिमांड्स फ्लोरेंस को कहता है और फ्लोरेंस उस डिमांड्स को चिट्ठी में लिख लेती है और वो लिखने के बाद कॉकपिट में जाके कैप्टन को ये सब समझाती है। सब कुछ समझ जाने के बाद कैप्टन विलियम स्कॉट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं और सारी सिचुएशन समझाने लगते हैं। कूपर ने चिट्ठी में लिखा था कि उसको $2 लाख चाहिए, वो भी $20 की शक्ल में, और सभी पैसों को हैचबैग के बैग में होना चाहिए और उसे 4 पैराशूट चाहिए थे और ये मांगे 5 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए। उसने ये भी कहा कि सिएटल पर प्लेन तब तक नहीं उतरेगा जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों यहाँ तक प्लेन में बैठे हुए दूसरे पैसेंजर को कुछ अंदाजा भी नहीं था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस ने पुलिस एंड FBI को इन्फॉर्म कर दिया था और कूपर की मांगे थी वो भी बताई थी। कूपर ने 2 पैर पैराशूट मंगवाए थे तो FBI ने अंदाजा लगाया कि वो अपने साथ हॉस्टेजेस को भी ले जाना चाहता है। सब कुछ एयरलाइंस को समझाने के बाद कैप्टन स्कॉट फ्लोरेंस को कॉकपिट में ही रुकने को कहते हैं
दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना को कूपर के पास भेजते हैं। उसके बाद कूपर टीना को अपनी एडिशनल डिमांड्स बताता है। कूपर बताता है कि फ्यूल से भरे हुए टैंकर्स एयरपोर्ट पर रखे होने चाहिए, वो भी मेन लाइन से दूसरी तरफ। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एलायंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरो कूपर की सभी शर्तों को मान जाते हैं और सभी लोगों को कोऑपरेट करने को कहते हैं। प्लेन अपने समय पर सियाटल पहुंच चुका था, लेकिन वो लैंड नहीं कर सकता था क्योंकि कूपर की अभी मांग पूरी नहीं हुई थी। तो इंटरकॉम के जरिए पैसेंजर्स को बताया गया कि कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेन को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है और तकरीबन 2 घंटे तक प्लेन सियाटल के आसपास घूमता रहता है। उस वक्त के बीच में टीना कूपर से पूछती है कि आखिरकार क्यों कूपर ने इस फ्लाइट को ही चुना है। तो कूपर हंस के जवाब देता है कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी एयरलाइन से, लेकिन मेरी जो नीड्स थी उसे मैच करता था ये प्लेन, इसीलिए मैंने इस प्लेन को हाईजैक किया है। कूपर ने जो $2 लाख की मांग की थी उसका इंतजाम सियाटल की फर्स्ट नेशनल बैंक से इंतजाम किया जाता है और जो 4 पैराशूट का भी इंतजाम किया जाता है और तकरीबन 5:24 पर ATC की तरफ से कैप्टन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी मांगें पूरी हो चुकी है और कैप्टन कूपर को कहता है कि उसकी मांगें पूरी हो चुकी है और कूपर को कहा जाता है कि वो प्लेन को लैंड करने दे। उसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने के लिए मान जाता है और तकरीबन 5:46 पर प्लेन मेन लाइन से थोड़े दूर लैंड करता है और कूपर कहता है कि सभी विंडोज प्लेन की बंद रहेगी जिससे कि प्लेन के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर पता ना चले और कोई भी पैसेंजर तब तक नहीं उठेगा जब तक उसे अपने पैसे और पैराशूट नहीं मिल जाता है। और कूपर डिमांड रखता है कि एयरलाइंस की तरफ से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के आसपास आ सकता है, वो भी मनी एंड पैराशूट देने के लिए। कूपर टीना को फ्रंट डोर पर भेजता है मनी रिसीव करने के लिए और एयरलाइन का आदमी उसे मनी दे देता है और टीना उस पैसे को कूपर को आके दे देती है। कूपर उसे चेक करता है। चेक करने के बाद कूपर पैसेंजर्स को उतरने की परमिशन दे देता है और सभी 35 पैसेंजर्स सेफली प्लेन से उतर जाते हैं और उसके साथ 2 फ्लाइट अटेंडेंट भी उतर जाती है जिनका नाम था अलाइस एंड सबसे पहले जो कूपर ने कांटेक्ट किया था वो फ्लोरेंस भी उतर जाती है। सो प्लेन में अब बचे सिर्फ 5 लोग जिनमें से कूपर, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर एंड फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर। पैराशूट की डिलीवरी अभी भी बाकी थी तो कूपर टीना को प्लेन के पीछे वाले दरवाजे पर भेजता है, वहां से पैराशूट की डिलीवरी लेनी थी तो टीना वहां से पैराशूट की डिलीवरी ले लेती है। प्लेन अब भी रनवे पर खड़ा था क्योंकि उसकी रिफ्यूलिंग हो रही थी और रिफ्यूलिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था तो थोड़ा बहुत टेंशन को कम करने के लिए टीना कूपर को पूछती है कि क्या वो थोड़ी मनी मुझे दे सकता है। तो कूपर हंस के जवाब देता है कि क्यों नहीं, आपको जितना चाहिए उतना पैसा मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन टीना मना कर देती है। रिफ्यूलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था तो जो मनी रिसीव हुई थी कूपर को वो खोल के अपनी पॉकेट नाइफ से पैराशूट को काट कर उसमें मनी भरने लगता है। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल कूपर को फेस टू फेस मीटिंग के लिए कहता है लेकिन कूपर साफ मना कर देता है। उसके बाद जो कूपर ने अपना फ्लाइट प्लान आगे का बनाया था वो टीना को देकर कॉकपिट में भेजता है और कैप्टन को टीना समझाती है। उस प्लान के हिसाब से प्लेन को मैक्सिको सिटी जाना था लेकिन मैक्सिको सिटी सियाटल से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर थी और इस प्लेन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक ही फ्लाइट में मैक्सिको सिटी पहुंच जाए क्योंकि उसे रिफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। तो फ्लाइट कैप्टन कूपर को एक ऑप्शन देता है रेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और ये ऑफर कूपर मान जाता है और तकरीबन 7:40 पर प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है मैक्सिको सिटी जाने के लिए। टेक ऑफ करने के बाद कूपर ने जो फ्लाइट प्लान दिया था उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ था कि प्लेन को कैसे उड़ना है। उसमें मेंशन हुआ था कि प्लेन को तकरीबन 10,000 फुट की हाइट पर उड़ना है और मिनिमम स्पीड तकरीबन 200 माइल्स प्रति घंटा की होनी चाहिए और लैंडिंग गियर पूरे रूट के दौरान खुला रहना चाहिए और जो पीछे की तरफ दरवाजा था वो भी खुला रहना चाहिए। और कूपर की शर्तों के हिसाब से कैप्टन स्कॉट प्लेन को उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद कूपर टीना को कहता है कि वो भी अब कॉकपिट में जाके बैठ सकती है और टीना को कहता है कि किसी को भी पीछे नहीं आना है और कोई भी पीछे आने की कोशिश करता है तो वो बॉम्ब का बटन दबा देगा। टेक ऑफ के तकरीबन 20 मिनट बाद यानी कि 8 बजे कॉकपिट में वार्निंग लाइट्स फ्लैश होने लगती है, यानी कि कैप्टन को पता लग जाता है कि पीछे का दरवाजा था वो कूपर ने खोला है। तो कैप्टन स्कॉट इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कूपर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कैप्टन ने कहा कि अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो वो कह सकता है, लेकिन लास्ट कूपर का जवाब था नहीं। और तकरीबन 8:13 पर प्लेन के टेल के पीछे एक जर्क महसूस होता है जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से कैप्टन स्कॉट प्लेन को सही करते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्लेन के पीछे जाके देखे कि आखिरकार कूपर का क्या हुआ, क्या कूपर प्लेन में मौजूद है या फिर कूपर कूद गया।
और तकरीबन 11:02 पर रेनो एयरपोर्ट पर प्लेन उतरने लगता है। जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है और सब लोग देखते हैं कि पीछे का स्टेयरकेस वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर FBI एंड पुलिस मौजूद थी। जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है सभी लोग, सभी पुलिसकर्मी एंड FBI की टीम चारों ओर आ जाती है और प्लेन का चेकअप शुरू हो जाता है। लेकिन आधे घंटे तक खोजने के बाद भी ना ही कूपर का और ना ही बॉम्ब का पता चलता है और जो बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर मौजूद थी वो प्लेन को सेफ घोषित कर देती है। तो आखिरकार कूपर गायब कहाँ हो गए? क्या कूपर प्लेन से कूद गया था या फिर क्या कूपर को एलियंस ले गए थे? इसका पता करने के लिए FBI ने एक बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन चालू की। FBI एजेंट्स ने कूपर की कुछ चीजें प्लेन में से बरामद की, जिनमें कूपर की टाई क्लिप, सिगरेट बट्स एंड 2 पैराशूट मिले। FBI एजेंट्स ने पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स के आई विटनेसेस के अंदाजे से कूपर का स्केच भी बनवाया था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्केच 1971 का था, ये स्केच 1972 का है और ये स्केच 1973 का है। बोइंग 727 ने जब सिएटल से टेक ऑफ किया था तो उसके साथ 3 जेट फाइटर्स भी उड़ान भरी थी उस प्लेन पर नजर रखने के लिए, लेकिन किसी ने भी कूपर को कूदते हुए या फिर पैराशूट खोलते हुए नहीं देखा था। बाद में पोर्टलैंड पुलिस ने एक DB कूपर नाम के एक शख्स को पकड़ा, जिस पर थोड़े बहुत पुलिस चार्जेस लगे हुए थे, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वही डैन कूपर था, तो इसीलिए उस शख्स को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन एक रिपोर्टर था जिनका नाम था जेम्स लॉन्ग, उन्होंने गलती से अपने आर्टिकल में डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख लिया था। उसकी वजह से DB कूपर नाम सारे न्यूज चैनल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में छा गया। इसी वजह से डैन कूपर की जगह DB कूपर काफी ज्यादा फेमस हो गए। FBI ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि आखिरकार कूपर कहाँ कूदा होगा। इसीलिए उसी प्लेन को उसी रूट पर, उस रूट का नाम था विक्टर 23, उस रूट पर उसी प्लेन को उड़ाया गया और देखा गया कि आखिरकार डैन कूपर कहाँ कूदा होगा। और वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया जब 8:13 पर वो जर्क महसूस हुआ था। वो करने के लिए 90 किलो के सामान को प्लेन से नीचे गिराया गया और अंदाजा लगाया गया कि आखिरकार कूपर कहाँ कूदा हो गया। तो अंदाजा लगाया गया कि माउंट हेलेंस एंड एरियल वॉशिंगटन के आसपास जो लुइस रिवर है उसके आसपास ही कहीं कूपर कूदा होगा। और ये एरिया काफी बड़ा था और पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ था और उस समय वेदर भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। जब कूपर रात को कूदा होगा तो तकरीबन बारिश हो रही थी और काफी ज्यादा ठंड थी। तो FBI एजेंट्स को लग रहा होगा कि शायद कूपर इस छलांग में बच नहीं पाया होगा और इतना बड़ा एरिया को छानबीन करने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला था। हाईजैकिंग के 1 महीने बाद सीरियल नोट्स के नंबर थे वो पब्लिक कर दिए सिटीजनशिप की मदद लेने के लिए। काफी सारे न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज मैगजीन्स ने इनाम भी रखे थे अगर कोई भी एक नोट भी लेके आता है रैंसम मनी का जो कूपर ने लिया था। तकरीबन 1000 से $5000 का इनाम रखा गया था, लेकिन किसी को भी एक भी नोट नहीं मिला। दोस्तों, FBI इन्वेस्टिगेशन का 1 दशक बीत जाता है, लेकिन ना तो कूपर का पता चलता है और ना ही उस मनी का जो कूपर अपने साथ ले गया था। लेकिन साल 1980 में एक चमत्कार होता है। एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम था ब्रायन इंग्राम, जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने आया था कोलम्बियन रिवर के आसपास। वो बच्चा रिवर के आसपास कहीं खेल रहा था तो उसने एक गड्ढा खोदा, तो उसमें से उसे 3 गड्ढी नोट्स मिले। जब FBI ने इन्वेस्टिगेशन की और सीरियल नंबर्स को मैच किया तो सब शॉक हो गए। डैन कूपर को जो नोट्स दिए गए थे और जो कोलम्बियन रिवर से जो नोट्स मिले थे उसका सीरियल नंबर मैच कर गया था। FBI को लगा कि अब ये केस सुलझ जाएगा, लेकिन उनको कहाँ पता था ये केस अभी और भी उलझने वाला है। गेस व्हाट दोस्तों, जो कोलम्बियन रिवर थी वो लुइस रिवर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर थी और जो कूपर वहां कूदा था वो भी तकरीबन 32 किलोमीटर दूर था। तो आखिरकार इतने दूर इतना पैसा आया कहाँ से? और जो 3 गड्ढे मिली थी उसका कुल अमाउंट था $5800। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और काफी सारे थियरीज भी बने कि शायद कूपर पानी में कूद गया होगा और इतना सारा वजन और पैराशूट की वजह से कूपर नदी में डूब गया होगा और जो पैसा था वो निकलकर यहाँ कोलम्बिया रिवर के साइड में आके दब गया होगा। लेकिन इस थियरी में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोलम्बिया रिवर पर जो पानी है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ना कि लुइस से कोलम्बियन रिवर पर आता है। तो आखिरकार ये पता चल ही नहीं पाया कि वहां पर नोट्स कैसे आए। दोस्तों, साल पर साल बीत रहे थे और साल 2009 में कूपर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और जो कूपर की जो नेक टाई मिली थी उस नेक टाई को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया गया। उससे थोड़ा बहुत पता चला कि कूपर की टाई पर अनअलॉयड टाइटेनियम एंड लाइकोपोडियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले। इससे पता चलता है कि कूपर शायद बोइंग में काम करता होगा या फिर कोई एयरलाइंस में काम करता होना चाहिए। FBI ने इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन में स्पेकुलेट किया कि डैन कूपर ने ये जो हाईजैकिंग किया था
वो काफ़ी प्लानिंग के साथ और टाइनी डिटेल्स के साथ किया था, क्योंकि कूपर को हर डिटेल के बारे में पता था। वो सिएटल के आजू बाजू के एरिया को भी जानता था और कूपर ने यह भी जान लिया था कि प्लेन की विंडो से सिएटल का एरिया कैसा दिखता है। कूपर जानबूझकर प्लेन की लास्ट सीट पर बैठा, जिसकी वजह से वो हर एक आदमी पर नजर रख पाए और देख पाए कि कैसी हलचल प्लेन में हो रही है। और कूपर ने बड़े स्मार्टली सभी एविडेंस को मिटा दिया। जब लास्ट में कूपर कूदने वाला था तब टीना मकलो उसके साथ ही थी, तो कूपर ने जो नोट्स बनाई थी, जो टीना को दी थी, वो सभी नोट्स कूपर ने वापस ले ली और टीना को कॉपी में जाके बैठने को बोल दिया और किसी को भी वापस आने से मना कर दिया। इसकी वजह से जो भी एविडेंस थे वो कूपर ने अपने साथ लेकर कूद गया था। और तीसरी और सबसे खास चीज ये थी कि कूपर को बोइंग 727 की हर एक डिटेल पता थी, जो कि आम आदमी के लिए एक इम्पॉसिबल है, जो कि आम आदमी के लिए बोइंग 727 के बारे में इतना सब कुछ पता होना नामुमकिन है। कूपर ये तक जानता था कि बोइंग 727 में स्टेयरकेस होता है, वो पीछे की तरफ होता है और वो फ्लाइट के दौरान खुल सकता है। इसकी वजह से ही कूपर ने इस फ्लाइट को चुना था। दोस्तों, एफबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट किया गया, लेकिन किसी को भी आज अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि इतने एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। और तकरीबन इतनी ज्यादा फाइल्स बन चुकी थी, अगर सभी फाइल्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो तकरीबन 40 फीट तक वो ऊपर जा सकती थी। एफबीआई का इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 45 ईयर्स तक चला और 26 जुलाई साल 2016 में एफबीआई ने अपनी कूपर की ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर दिया। और एफबीआई का ये पहला केस ऐसा था जो कि मिस्टीरियस रहा और इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। और अमेरिका के इतिहास में ये पहला केस था जो कि अनसॉल्व पड़ा रहा है और अभी भी कूपर की ये मिस्ट्री कायम है। तो दोस्तों, ये थी डीबी कूपर की कहानी। कैसा लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं कि डीबी कूपर के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो बच गया होगा या फिर प्लेन के कूदने के बाद ही वो मर चुका होगा? मेरे ओपिनियन की बात करो तो शायद डीबी कूपर प्लेन के कूदने के बाद मर चुका होगा, क्योंकि उस रात इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतने ज़्यादा घने जंगल में कूदना और बच के निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से बचते हैं या फिर किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा आलस करते हैं या फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो मैंने एक प्रोक्रेस्टिनेशन पर वीडियो बनाया था, आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।